नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टेट हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूलस। ओके, फर्स्ट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट when a material is loaded within its elastic limit, the stress is directly proportional to strain। ठीक है ना? क्या बोला? Within elastic limit, stress directly proportional to strain। ठीक है ना? Therefore, stress, अब यहां पे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल टू किया तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ओके, ये जो इनटू स्ट्रेन है ना, इधर लिया तो अपॉन में आ जाएगा। देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ई, मतलब यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहां पे यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या तैयार होगी? देखो, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट is called modulus of elasticity or Young's modulus। okay, so important concept देखो, stress strain curve for mild steel। ओके, ये कर्व निकालने के लिए हम जिस मशीन पे ये टेस्ट लेते हैं ना, उस मशीन को क्या बोलते हैं? यूटीएम, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, अब यहां पे हम जो टेस्ट लेने वाले हैं ना, उसके लिए ये जो टेस्ट स्पेसिमेन है ना, कैसा होता है? डंबेल शेप्ड होता है। ठीक है ना? उसके बाद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर जॉ, एंड इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लोअर जॉ। तो ये जो टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन है ना, क्या किया जाता है? देखो, ये एंड अपर जॉ में फिट करेंगे और ये एंड क्या करेंगे? लोअर जॉ में फिट करेंगे। और यहां पे विद द हेल्प ऑफ मशीन हम क्या करते हैं? हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो टेंसाइल लोड है ना, वो कैसा होता है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मतलब इनिशियल लोड कितना था? 0। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? ये टेंसाइल लोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले लोड वर्सेस इलोंगेशन, लोड वर्सेस इलोंगेशन रीडिंग लेंगे। अब लोड वर्सेस इलोंगेशन रीडिंग के बाद विद द हेल्प ऑफ लोड हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन रीडिंग हम क्या फाइंड करेंगे? स्ट्रेन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेन ऑन एक्स एक्सिस लेंगे एंड स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस लेंगे, एंड जो ग्राफ मिल जाएगा वो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ओके, जिसमें पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद बी इलास्टिक लिमिट, सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट, डी इज लोअर यील्ड पॉइंट, ई अल्टीमेट लोड पॉइंट, एंड एफ क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तो सिर्फ पॉइंट याद रखो, इसके बाद ना एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहां तक समझ में आया? ओके, सो स्टूडेंट्स देखो ना, इनिशियली इनिशियली स्पेसिमन पे लोड कितना है? 0, मतलब स्ट्रेस 0, स्ट्रेन 0। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट पॉइंट एज अ ओरिजिन मिल जाएगा। ठीक है, अब एज स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्ट्रेन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना? तो इनिशियली हमें जो ग्राफ मिल जाएगा ना, वो क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब अप टू दिस पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन है। ओके, अब इसके बाद अप टू पॉइंट बी ग्राफ क्या हो गए?
थोड़ा सा डेविएट हो गया है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अप टू पॉइंट बी बॉडी इज इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब अगर बॉडी पे अप्लाई किया फोर्स अगर हमने रिमूव किया ना, तो बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। और एक बार, अप टू पॉइंट बी अगर हमने लोड रिमूव किया तो बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्लियर ना? तो बी क्या है हमारे लिए? इलास्टिक लिमिट है। मगर यहां पे अगर आपने कर्व देखा ना, ए टू बी क्या, सॉरी ओ टू ए क्या है? स्ट्रेट लाइन, एंड ए टू बी क्या है? थोड़ा सा डेविएशन शुरू हो गया है। ठीक है ना? अब ये जो स्ट्रेट लाइन का एंड है ना ए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो देखो, इट इज डिफाइंड एज that stress at which stress strain curve begins to deviate from the straight line. लास्ट एक बार, O to A straight curve, A के बाद curve starts to deviate, तो A को हम क्या बोलेंगे? proportional limit, and B is elastic limit for us। मतलब अच्छी तरह से अगर आपने देखा ना, B तक क्या है हमारे लिए? ये इलास्टिक रीजन होगा। ठीक है ना? एंड यहां से आगे अब क्या शुरू होगा? प्लास्टिक रीजन शुरू होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, ए हमारे लिए प्रोपोर्शनल लिमिट है एंड बी हमारे लिए क्या है? इलास्टिक लिमिट है। अप टू पॉइंट बी क्या है? बॉडी इज परफेक्टली इन द इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, तो अप टू पॉइंट बी अगर हमने लोड रिमूव किया तो बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो बी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। तो डेफिनेशन देखो, इट इज द maximum extent to which the material may be stretched without permanent alternation in size or shape। और एक बार, it is the maximum extent to which material may be stretched without permanent alternation in size or shape। तो पॉइंट बी आपको क्लियर समझ में आया ना? ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट, यील्ड पॉइंट। तो यहां पे ग्राफ में देखो क्या है? O टू B क्या है? इलास्टिक लिमिट ना, मतलब एंड ऑफ द इलास्टिक लिमिट क्या है? B। अब B के बाद क्या शुरू होगा? प्लास्टिक बिहेवियर शुरू होगा। ठीक है ना? तो यहां पे यील्ड पॉइंट देखो, द यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व that indicates limit of the elastic behavior। मतलब इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो गया एंड बिगिनिंग ऑफ द प्लास्टिक बिहेवियर। ओके, अब यील्ड पॉइंट में ना दो यील्ड पॉइंट है, सी हमारे लिए अपर यील्ड पॉइंट है एंड डी हमारे लिए क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। तो इन शॉर्ट देखो, एक्चुअली ना देखो, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है? देखो, अ पॉइंट एट विच maximum load is required to initiate the plastic deformation। मतलब यहां पे क्या हो गया? अभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक्चुअल शुरू हो गया है, तो ये क्या है? अपर यील्ड पॉइंट है। एंड इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम लोड की जरूरत है ना, वो हमारे लिए क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। देखो ना, लोअर यील्ड पॉइंट, a point at which minimum load is required to maintain the plastic behavior of the material। लास्ट एक बार, पॉइंट सी मतलब a point at which maximum load is required to initiate the plastic deformation, and D क्या है? minimum load which is required to maintain the plastic deformation। ठीक है ना? तो these are the definitions of upper yield point and lower yield point। okay, so next point, ultimate stress। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। ये हमारे लिए क्या है? इस टेस्ट में मिली मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है। ओके ना? तो देखो, एट पॉइंट ई the stress attains its maximum value known as
ultimate stress. It is the largest value of the stress obtained in the टेंशन टेस्ट. ओके ना. सो इस टेस्ट में मिली मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस है. अब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी अगर हमने लोड वैसे ही रखा ना, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो स्पेसिमेन है ना, स्पेसिमेन के वीक पॉइंट से नेक फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. ओके, मतलब just after the ultimate stress neck formation starts. Okay, so next point क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस. ओके, मैंने क्या बोला था, इस टेस्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे मिला है हमें, पॉइंट ई पे, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस. अब इसके बाद क्या शुरू हुआ है, स्पेसिमेन का नेक फॉर्मेशन शुरू हो गया. एंड ये जो नेक फॉर्म हुआ है ना, वो नेक फॉर्मेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली एट पॉइंट एफ दिस स्पेसिमेन विल ब्रेक इनटू टू पीसेस. तो यहां पे एफ हमारे लिए क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट यानी एंड ऑफ द टेस्ट. ओके, सो देखो, आफ्टर स्पेसिमेन हैज रीच्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस, नेक फॉर्मेशन स्टार्टेड which decreases the cross section area of the specimen. and ये cross section area जैसे जैसे कम हो जाएगा, finally at point F क्या हो जाता है, specimen breaks up into two pieces. तो हमारे लिए point F क्या है, breaking point. okay, so students next point क्या है, proof stress and ultimate stress. तो देखो ना, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ना, इसमें पॉइंट बी क्या है, इलास्टिक लिमिट. मतलब आफ्टर दिस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है ना. तो देखो ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जस्ट शुरू हो गया है जब 0.2% अमाउंट का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, उसको प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे. और एक बार, प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस at which material undergoes 0.2% amount of plastic deformation. और एक बार देखो, पॉइंट बी हमारे लिए क्या है, एंड ऑफ द इलास्टिक लिमिट. इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर शुरू होगा, तो जस्ट 0.2% प्लास्टिक बिहेवियर होगा ना, उस इंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं. क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स अल्टीमेट स्ट्रेस की सिंपल डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड दैट द स्पेसिमेन इज capable to withstand to the original cross section area. और एक बार, it is defined as the ratio of numerator maximum load that the specimen is capable to withstand and denominator क्या है, original cross section area. okay, so next point, draw and explain stress strain curve for the brittle material. okay, तो यहां पे ब्रिटल मटेरियल, एग्जांपल ग्लास या फिर ये क्या है, सिरेमिक पॉट. अब इन मटेरियल के लिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लोड, इनका डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन डायमेंशन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है. और एक बार, फॉर ब्रिटल मटेरियल डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन डायमेंशन इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लोड. ठीक है ना. अब ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सिविल में कंक्रीट या फिर ग्लास या फिर सिरेमिक मटेरियल. यहां तक ठीक है. अब ये जो ब्रिटल मटेरियल्स है ना, इनका हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे. तो अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन, अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेस. अब इनिशियली स्ट्रेस 0, स्ट्रेन 0. अब जब हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन साइड बाय साइड स्ट्रेन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो क्या होता है देखो, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए हमें क्या मिल जाता है, स्ट्रेट लाइन मिल जाता है. ठीक है ना. बट आफ्टर पॉइंट ए अगर हमने लोड वैसे ही एक्सटेंड किया ना, थोड़ी ही देर में डायरेक्टली मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है ना.
तो यहां पे ए हमारे लिए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, एंड उसके बाद जो डायरेक्टली पॉइंट बी मिला ना, वो हमारे लिए क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ओके ना, तो देखो फ्रॉम ओ टू ए कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट stress is directly proportional to strain. Okay, behind point A, curve slightly deviates from the straight line, but slightly deviate होने के बाद directly यहां पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो at point B जो मैक्सिमम स्ट्रेस तैयार हुआ ना, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ओके ना, तो ये जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट कंसेप्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। और एक बार, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ओके, तो अब थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब एक्चुअल एक्सियल लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। और एक बार, वर्किंग स्ट्रेस मतलब एक्चुअल एक्सियल लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब वर्किंग स्ट्रेस मिलने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर्मूला क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। दिस फॉर्मूला इज फॉर ब्रिटल मटेरियल, एंड फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफाइन कंपोजिट सेक्शन एंड मॉड्यूलर रेशियो। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्कुलर कॉलम। अब इस क्रॉस सेक्शन में ये क्या है, कंक्रीट, एंड ये ब्लैक कलर के जो सर्कल्स है ना, ये क्या है, रेनफोर्स्ड बार्स। तो यहां पे कंक्रीट एंड स्टील दोनों का मिलके कंपोजिट सेक्शन बन गया है। ठीक है ना, अब इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा, उस लोड को कंक्रीट एंड स्टील दोनों उनके कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। तो यहां पे कंक्रीट एंड स्टील से बना ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो अच्छी तरह से देखो, व्हेन two or more members of different material are connected rigidly together in parallel and subjected to loads at its ends is called as composite section. Okay, अब यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो, मॉड्यूलर रेशियो ना। तो यहां पे एक मटेरियल स्टील है, तो Young's modulus of elasticity of the steel upon Young's modulus of elasticity of the copper, इन दोनों का रेशियो मतलब क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो। तो डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ Young's modulus of two different materials is called as modular ratio. It is denoted by M. Okay, तो स्टूडेंट्स यहां पे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिक कांस्टेंट शुरू करेंगे। ओके,